नमस्कार, बहुत स्वागत आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर। शुरुआत करेंगे हरियाणा से जुड़ी इस अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली आ रहे हैं। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस दौरान प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। 4 राज्यों में मिली जीत के बाद लगातार बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। एक तरफ जहां हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी दिल्ली में ही मौजूद हैं, लगातार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं। आज दोपहर बाद दिल्ली पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल और इस दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की जा सकती है। हरियाणा से संभावित से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर भी चर्चा संभावित मानी जा रही है। तो वहीं 4 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत को लेकर भी लगातार केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी है और ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए आज दिल्ली पहुंचेंगे। और इसी खबर पर तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के साथ जी हरियाणा के ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं विनोद लांबा। विनोद, क्या कुछ तमाम जानकारी? लगातार तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों का और बड़े चेहरों का केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करने का सिलसिला जारी है और आज सीएम मनोहर लाल भी पहुंचने वाले हैं दिल्ली। ठीक कहा आपने। कल जिस तरह से हिमाचल के भी मुख्यमंत्री आए थे हिमाचल प्रदेश के, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। आधिकारिक सूचना जो मुख्यमंत्री कार्यालय से दी गई है कि दोपहर बाद दिल्ली आना है और कैबिनेट मिनिस्टर से मुलाकात होगी। अब कल आज रात्रि का जो प्रवास है, जो स्टे है, वो भी दिल्ली में रहने वाला है हरियाणा के मुख्यमंत्री का। पिछली मुलाकात में गुरुग्राम के तमाम कार्यक्रम थे और दिल्ली में बहुत ज्यादा मुलाकातें नहीं हुई थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, लेकिन इस बार दिल्ली दौरे पर निश्चित तौर पर इसे बिजनेस मीटिंग या फिर कुछ पार्टी के बड़े संगठन पे लेवल पे बैठे शीर्ष नेताओं से मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से चुनावी नतीजे आए हैं वहां बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत नजर आई है। चाहे उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, हिमाचल के मुख्यमंत्री का आना और हरियाणा के मुख्यमंत्री का आना, तो कहीं ना कहीं जोश एक तरह से बीजेपी का पार्टी स्तर पर। तो ऐसे भी वजह हो सकती है कि जेपी नड्डा सहित तमाम जो वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात हो, लेकिन उसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है। आधिकारिक तौर पर अभी कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात बताई गई है। कौन से विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात होगी, ये दोपहर तक ही साफ हो पाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो आज दोपहर बाद पहुंचेंगे दिल्ली हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। यहां पर आज कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। हरियाणा विधानसभा बजट को लेकर बनाई गई कमेटियों की बैठक का आज आखिरी दिन है और कमेटियां आज अपने सुझाव विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेंगी। आपको बता दें कि हरियाणा में पहली बार बजट को विधानसभा समितियों के माध्यम से पारित करवाया जा रहा है। लोकसभा की तर्ज पर इस बार विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों की 8 समितियों का गठन किया है। ये समितियां सरकार के समक्ष पेश किए बजट का अध्ययन कर रही हैं। अगर उन्हें किसी योजना में बजट राशि घटानी या फिर बढ़ानी है तो अपने प्रस्ताव सरकार को भेजेंगी। तब सरकार बजट की मदवार राशि में बदलाव करके बजट पास कराएगी। हालांकि बजट की कुल राशि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और साक्षी शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। साक्षी, क्या कुछ अहम अपडेट इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इस बार एक नया प्रयोग किया गया था हरियाणा की विधानसभा में और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जब बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया तो बजट पेश करने के साथ ही 8 एडहॉक कमेटियां जो थी वो विधानसभा में बनाई गई थी और इन एडहॉक कमेटियों को 4 दिनों का समय दिया गया था जब विधानसभा में छुट्टी दी गई थी और इन 4 दिनों में इन कमेटियों को बजट पूरी तरह से स्टडी करना था और इन 4 दिनों के बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो स्पीकर को सौंपनी थी। हालांकि ये कमेटियां बजट के जो आंकड़े हैं उनमें बदलाव नहीं कर सकती थी, लेकिन इन बजट के जो मद है उनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन करके ये सुझाव मुख्यमंत्री तक या सरकार तक पहुंचा सकती थी कि इस मद में ये बजट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए या थोड़ा कम होना चाहिए। इन 8 कमेटियों में आपको बता दें कि रणबीर गंगवा, असीम गोयल, गीता भुक्कल, ईश्वर सिंह विधायक जो है, सीमा त्रिखा विधायक हैं, किरण चौधरी विधायक हैं, प्रमोद विद जो पानीपत से विधायक है और घनश्याम दास अरोड़ा, ये सभी जो 8 विधायक हैं ये इन कमेटियों के चेयरपर्सन थे। और शनिवार तक का जो समय था, आज तक का, हालांकि कुछ कमेटियों ने अपनी जो ये रिपोर्ट है वो कल ही पूरी कर ली है और ये रिपोर्ट जो है वो स्पीकर को सौंप दी गई है। जिन कमेटियों की जो अभी स्टडी करना बजट बचा है वो आज अपनी रिपोर्ट को स्टडी करेंगी। इन कमेटियों को 4-4 डिपार्टमेंट्स दिए गए थे, उन 4-4 डिपार्टमेंट्स को इन्हें स्टडी करके उनके बजट को
स्टडी करना था और अपने जो सुझाव हैं एक रिपोर्ट के माध्यम से सरकार को सौंपने थे। और सोमवार से जब सदन एक बार फिर से दोबारा से शुरू होगा तब इन रिपोर्ट्स पर चर्चा की जाएगी और बजट पर विपक्ष की ओर से अपने मत रखे जाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए साक्षी। तो कमेटियां जो बजट पेश किया गया है विधानसभा में उसका अध्ययन करेंगी। योजना और बजट की राशि बढ़ाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजेंगी। बजट को लेकर बनाई गई कमेटियों की बैठक का आज आखिरी दिन है। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाब में हुई बीजेपी की करारी हार को हार न मानते हुए 2 सीट जीतने और वोट प्रतिशत बढ़ने की बात कही है। साथ ही अरविंद केजरीवाल पर लूट की राजनीति करने का आरोप लगाया। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने 4 राज्यों में बीजेपी की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। अनुराग ठाकुर बाबा मस्तनाथ मठ में आयोजित मेले में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। जो दिल्ली में जाकर देखेंगे तो पता चल जाएगा लूट क्या होती है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या किया है। बहुत जल्दी इनका भी बेनकाब होगा। आज मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ही कहूँगा जो मुफ्त की राजनीति ज़्यादा नहीं चलती है, लेकिन जनता ठोस निर्णय चाहती है और ठोस निर्णय करने वाले और देश को आगे बढ़ाने वाले मोदी जी हैं, जिनका विकल्प कोई नहीं है और देश के हित में नरेंद्र मोदी जी ही हैं। तो 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से खास बातचीत की है। इस दौरान ओपी धनखड़ ने कहा कि 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार अंत्योदय तक जाने वाली योजनाओं और डबल इंजन की सरकार का परिणाम है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत पर उन्होंने कहा कि पंजाब में पहले और दूसरे नंबर की पार्टी सेल्फ आउट हो गई, इसलिए तीसरी पार्टी को मौका मिला। हरियाणा और हिमाचल में जीत के प्रभाव पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पहले भी चुनाव में उतरी थी, लोकतंत्र है, कोई भी आ सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। निकाय चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी। सर, जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव परिणाम कराए, अगर 4 राज्यों की बात करें, किस तरह अपनी जीत को आप देखते हैं इन 4 राज्यों में? देखिए, बहुत चुनौतीपूर्ण था। कोई नहीं मान रहा था उत्तर प्रदेश में लौटना इतना आसान होगा। हम मान रहे थे, वो अलग बात है, लेकिन सब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में तो रिपीट ही नहीं होते हैं। 3.5 दशक पुरानी कभी कोई बात होगी, कभी रिपीट हुए होंगे, और पहाड़ी राज्यों में कोई रिपीट होना मानता नहीं था। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि ये बड़ी अचीवमेंट है जनता के आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और वहाँ की राज्य सरकारों के प्रति, जो डबल इंजन सरकार के प्रति लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। सर, वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जितनी सीट्स मिली है, हंग असेंबली की भी उम्मीद की जा रही थी कि शायद हंग असेंबली हो जाएगी, कोई और पार्टी बीच में किंग मेकर की भूमिका में होगी। आम आदमी पार्टी की जीत को किस तरह देखते हैं पंजाब? देखिए, मैं ऐसा देखता हूँ, शायद कोई भी सामने नहीं होता तो इस बार अकाली कांग्रेसी फिर भी हार रहे थे। आप भी पंजाब को कवर करते हो, पंजाब से आते हो। जिस तरह से कैप्टन को बड़े बेआबरू होकर तरेकूचे से निकले हम, ये हुआ। उसके बाद जिस प्रकार से अंतरे कलह चलती रही सिद्धू जी और चन्नी जी की, उसमें से कुछ बचा नहीं था कि कांग्रेस को लोग रिपीट करें। और अकाली दल ने तो अपना, जब केंद्र की सरकार को वो छोड़ के आए और कांग्रेस की बी टीम के रूप में यहाँ खड़े हो गए, किसान एजिटेशन के समय अपना अधिष्ठान खो दिया था। इसलिए उन दोनों का पराभव हुआ, तो जो तीसरे नंबर पे खड़ा था वो आगे आ गया। सर, अप्रैल के अंत माह में हरियाणा में निकाय चुनाव हैं। आपने समितियां भी बना दी थी, उसे लेकर जो पार्टी के लेवल पर काम भी पूरी तरह से जारी था। किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, नीचे तक हम काम में लगे हुए हैं। 50 से अधिक नगर पालिका, नगर परिषदों में चुनाव होना है। प्रभारी लगे हैं, हमारे मंत्री टूर कर रहे हैं, मैं भी टूर कर रहा हूं, बड़े नेताओं के टूर्स लगाए हैं, तो अच्छी तैयारी है। जी सर, आज जिस तरह से आपने जो 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने जो वीर बाल दिवस को मनाने की घोषणा की थी, इस उपलक्ष्य में भी 13,000 जो पत्र हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजने का काम किया। देखिए, हरियाणा के सिख समाज ने प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन किया है कि जो 26 दिसंबर को उन्होंने वीर बाल दिवस, फतेह सिंह जोरावर जैसे जो बालक सरहिंद की दीवार में चुने गए थे, उनका जो बलिदान है वो हर बच्चे के लिए एक प्रेरणा है। गुरु गोविंद के तो 4 बच्चे देश के लिए बलिदान हुए, पिता बलिदान हुए। बचपन में हम गीत गाते थे, पिता वारी आते पुत 4 वारे, हिंद तेरी शान बदले तेरी आन बदले। तो उसको जो सही वो मिलना चाहिए था, जगह स्थान मिलना चाहिए था देश के इतिहास में, वो उस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिल रहा है। उसी के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए 13,000 लोगों ने, उनके लिए सिख समाज के लोगों ने पत्र लिखे हैं, जो आज हमने उनको भेजे हैं। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ साक्षी शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़।
और बावल उपमंडल के गांव नांगल तेजू में बाइक चोरी के मामले में आरोपियों की धरपकड़ में लगी बावल थाना पुलिस अपनी ही कार्रवाई में घिर गई है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान 20 साल के युवक थाने से ही गायब हो गया। दरअसल परिजनों का कहना है कि पुलिस उसे उठाकर थाने लेकर गई थी और वो वहीं से गायब हो गया। अब 11 दिन से युवक का कोई अता पता नहीं, जबकि पुलिस का बयान इस पर अलग है। बावल डीएसपी राजेश कुमार चेची का कहना है कि युवक देवेंद्र कस्टडी में नहीं था, उसे पूछताछ के लिए रोका गया था और वो गांव में ही था, तभी वो भाग गया था। पूरे मामले की जांच की जा रही है। बाइक चोरी में एक आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। देवेंद्र को उसके परिवार के लोग और पुलिस मिलकर ढूंढ रही है। और कुरुक्षेत्र में अगेती सरसों की अच्छी कीमत मिलने से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। पिछले साल की तुलना में अभी तक मंडी में आवक भी ज्यादा रही। किसानों का मानना है कि इस बार सरसों की फसल फायदे का सौदा साबित हुई है। मंडी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अब तक 150 क्विंटल सरसों की आवक हुई थी। इस बार आवक अभी तक 1000 क्विंटल तक आ चुकी है और अभी मंडी में आवक जारी है। और हरियाणा के सोनीपत में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी महिला सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है, जो आगामी 14 मार्च तक चलने वाला है, जिसमें देश भर से 51 टीम हिस्सा ले रही हैं। यहां आयोजित इन मुकाबलों में जो भी महिला टीम फर्स्ट, सेकंड या फिर तीसरे नंबर पर रहेगी, उसे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी मुकाबलों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। यहां खास तौर से हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 816 महिला खिलाड़ी भाग ले रही हैं। खेल निर्देशक आयोजक सचिव डॉक्टर वीरेंद्र हुड्डा ने बताया कि खेलो इंडिया के तहत महिलाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के मकसद को लेकर खेलों का आयोजन हो रहा है। ये खिलाड़ी आने वाले समय में देश की सॉफ्ट बॉल टीम का भविष्य होंगी। और शिमला के रामपुर स्थित खनेरी के पास 2 स्कूली बच्चे सतलुज नदी में बह गए। अब तक दोनों लापता छात्रों का सुराग नहीं लग पाया है। एनडीआरएफ की भटिंडा की टीम सुबह से ही नदी में सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है और इसके साथ साथ पुलिस, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड भी सतलुज नदी के दोनों किनारों में खोजबीन करने में जुटी हुई है। दोनों लापता बच्चे एक निजी स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ते थे। दोनों ही इकलौते थे और दोनों के ही पिता का कुछ साल पहले अलग अलग दुर्घटनाओं में निधन हो चुका है। उधर कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल ने 15 दिनों के भीतर सुरक्षित पैराग्लाइडिंग के मापदंडों को पूरा करने के आदेश दे दिए हैं। दरअसल 2 दिन पहले बीड़ बिलिंग पैराग्लाइडिंग साइट पर हुए हादसे में 2 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग साइट, इंद्रूनाग और बीड़ बिलिंग सहित सभी पैराग्लाइडिंग स्पॉट्स पर अगले आदेश तक के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने जिला पर्यटन विकास अधिकारी को सभी पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर्स और पायलट का पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ऊना में मुर्गे की हत्या का एक मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। मुर्गे के मालिक का कहना है कि उसके मुर्गे की किसी ने हत्या कर दी। अब उसे इंसाफ चाहिए और उसके मुर्गे के हत्यारे को सजा मिले। इस मांग को लेकर पीड़ित डीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गया। मौके पर पहुंची पुलिस उसे अपने साथ लेकर थाने पहुंची और उसकी शिकायत दर्ज करने का आश्वासन दिया है। आप लोग नेता है तो आप लोग के दिखाने के लिए आए हैं। नाम क्या है? अच्छा, मैं है राजेश राय, मेरा नाम है। दिखाने आए हैं, मैं कुछ भी कर देंगे। हिंदुस्तान आपका भी है, मेरा भी है हिंदुस्तान। मैं सबसे डीएम ऑफिस में लिखा भी है, तो आप कहाँ जाएंगे? इससे बढ़ के कौन सा ऑफिस है? ये मुर्गा को मार दिया तो ये हिसाब भी देना पड़ेगा, कहाँ रहता है, कहाँ मरा है। और चंबा के ओल्ड बस स्टैंड के पास बिजली की तारों में उलझकर घायल हुए बाज को वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू करने में सफलता हासिल की है। वन विभाग के डिप्टी रेंजर की अगुवाई में बाज को पकड़कर पशु चिकित्सालय में उपचार के लिए पहुंचाया गया। वन विभाग के डिप्टी रेंजर ने जानकारी देते हुए बताया कि बाज को बिजली की तारों में उलझकर नीचे गिरने की सूचना वन विभाग को मिली, जिसके बाद घायल बाज को पशु चिकित्सालय में उपचार के लिए ले जाया गया। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। कांगड़ा जिला के नगरोटा वगवा के अक्षय कुमार ने इसी जरूरत को हथियार बनाया और आज एक उभरते हुए आर्टिस्ट के तौर पर अपनी पहचान बना ली है। कोरोना काल के दौरान अक्षय का रोजगार छिन गया, तब उन्होंने अपनी कला को निखारने का प्रण लिया। अक्षय के हाथों का हुनर है कि आज कई जगहों से लोग उनके पास अपने ब्लैक एंड व्हाइट स्केच तैयार करवाने के लिए आ रहे हैं। कोरोना के दौरान अक्षय ने 750 स्केच बनाए और आज 350 स्केच सेल आउट हो चुके हैं।
और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तिब्बत की आजादी का मुद्दा भी अब सुलगने लगा है। यूक्रेन पर हुए हमले के बाद निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री पेम्पा त्सेरिंग का कहना है कि तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया है। वक्त आ गया है कि अमेरिका अब तिब्बत की आजादी के लिए चीन पर दबाव बनाए। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा 60 सालों से तिब्बती लोगों के साथ भारत में निर्वासन का जीवन गुजार रहे हैं। कांगड़ा जिले के धर्मशाला स्थित मैगलोडगंज में निर्वासित तिब्बती सरकार भी फल फूल रही है। और हरियाणा के हिसार के रहने वाले अंकित ने खुद युद्धग्रस्त यूक्रेन में एक पाकिस्तानी लड़की की मुसीबत में मदद कर इंसानियत की एक मिसाल पेश की है। उस दौरान क्या कुछ हुआ, इसकी कहानी खुद अंकित की जुबानी सुनिए। तो हिसार से ये खबर है जहां पर एक युवक अंकित जो कि यूक्रेन में फंसा हुआ था, लेकिन इस दौरान जब युद्ध वहां पर छिड़ रहा था, तमाम मुसीबतों के बावजूद उसने एक पाकिस्तानी लड़की की मदद की। पाकिस्तानी लड़की मारिया की जान बचाई है। और यूक्रेन में लगभग 8 दिन तक बंकर में गुजारने के बाद हमीरपुर लौटे मेडिकल छात्र अनन्य शर्मा ने अपनी आप बीती साझा की है। अनन्य शर्मा यूक्रेन के खार्किव में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। युद्ध के हालात बनने के बाद उन्होंने वापसी के लिए फ्लाइट बुक कर ली थी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई, जिसके बाद अनन्य 500 के करीब मेडिकल छात्रों के साथ यूनिवर्सिटी हॉस्टल के बंकर में फंस गए। यहाँ पर 8 दिन तक युद्ध के माहौल में अपने साथियों के साथ हिम्मत बनाकर किसी तरीके से समय गुजारा।